हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को, और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी से किसी भी इकॉनमी का जो एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि जहाँ पर हम मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन को या रिसेशन को, या ये कहें कि ट्रेड साइकिल्स को कंट्रोल करने के लिए, तो वो कैसे किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक्चुअली उसकी टूल्स क्या हैं। तो इसके लिए आप इससे पहले की वीडियो देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब आज की वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको कि हम कहेंगे खर्चीली मौद्रिक नीति, खर्चीली मौद्रिक नीति। और दूसरी जो है वो है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम कहेंगे कि जो संकुचन की मौद्रिक नीति होती है, संकुचित या संकुचन मौद्रिक नीति, या आप संकुचित मौद्रिक नीति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जहां हमें ये पता चल रहा है नाम से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सपेंशन खर्चीली है। यहाँ क्योंकि हम जानते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मेनली किस चीज़ से रिलेटेड है, मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करने से रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो खर्चीली मौद्रिक नीति है वो एक तरह से क्या है, जो मॉनेटरी मनी सप्लाई है, यानी कि जो मुद्रा का विस्तार है उसको बढ़ाने से संबंधित है, एक्सपैंड करने से संबंधित है, खर्चा बढ़ाने से संबंधित है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन सी होती है, या जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से यूज़ करते हैं कि वो खर्चीली या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है, तो उसमें क्या है कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स, इस मौद्रिक नीति के अंदर जो ब्याज की दर होती है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ब्याज की दरों को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई मुद्रा की जो पूर्ति है उसका विस्तार किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, उसको क्रेडिट क्रिएशन को प्रमोट किया जाता है। और क्या किया जाता है, डिस्करेज सेविंग। इस तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि जो सेविंग्स हैं वो डिस्करेज हो, मतलब सेव कम किया जाए, एंड प्रमोट स्पेंडिंग्स, और खर्चा ज़्यादा किया जाए, यानी कि लोग जो हैं डिमांड ज़्यादा उस टाइम पे कर रहे हैं। तो ये क्या करती है, स्पेंडिंग्स को प्रमोट करती है, ज़्यादा डिमांड की जाए। इस तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो जब इकॉनमी में मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से यूज़ की जा रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रही है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, सेविंग्स डिस्करेज हो रही हैं, और जो स्पेंडिंग्स हैं वो क्या हो रही हैं, वो उसको इंक्रीज़ करने का काम किया जा रहा है। इट मीन्स कि किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर यूज़ की जा रही है, यहाँ पर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो यूज़ हो रही है। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कब यूज़ होती है ये हम इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा उसके अंदर कवर करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। और जो दूसरी टाइप है मॉनेटरी पॉलिसी की वो है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी संकुचित या संकुचन मौद्रिक नीति। तो यहाँ संकुचन का मतलब है कि उसके दायरे को कम कर देना। किसके दायरे को कम करना, हम किन चीज़ों की बात करें यहाँ पर, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट, यानी कि हमें क्या करना है कि इनको कंट्रोल करना है, इनको बढ़ाना नहीं है, कंट्रोल करना है। तो मनी सप्लाई को क्या किया जाएगा, डिक्रीज़ किया जाएगा, और इंटरेस्ट रेट्स को क्या कर दिया जाता है, हाई कर दिया जाता है, ताकि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो सके। ठीक है, और इसको इस तरीके से ऑपरेट किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को, या मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को इस तरीके से यूज़ किया जाता है जो क्या करे, जो स्पेंडिंग्स को क्या करे,
कर्ब करे या डिस्करेज करे, यानी कि जो हमारे खर्चे हैं, जो इकोनॉमी के अंदर जो खर्चे हैं, जो पब्लिक जो खर्चे कर रही है, वो खर्चे क्या हो सके, कम हो सके। यहाँ पर देखिए खर्चीली यानी खर्चे बढ़ाने के लिए थी, और ये क्या है, संकुचन यानी कि हर चीज़ जो है उसको कम करने के लिए। तो ये क्या है, स्पेंडिंग्स को डिस्करेज करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब इन्हीं दोनों नीतियों को यूज़ करना है। ठीक है, या तो क्या किया जाएगा कि जो है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा, या तो जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाएगी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे जो है मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स से क्या कर सकते हैं हम, जो इकॉनमी के अंदर जो भी ट्रेड साइकिल्स आते हैं, या अगर मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, या रिसेशन या डिप्रेशन है, तो उसको किस तरीके से क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है लर्नर्स, तो अभी देखिए कि समझने के लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये रहेगी कि हम इसको किस तरीके से देखें, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम इसको इस एक टेबल के रूप में समझें। ये बहुत इजी हो जाता है लर्नर्स, इसको कंपेयर करना, समझना और लर्न करना बहुत आसान हो जाता है। आप बड़े अच्छे से दोनों सिचुएशन के अंदर कैसे यूज़ होती है जो है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, उसको बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। तो हमने क्या किया है, ये वो टूल्स हैं जो इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे, जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो वो टूल्स क्या है, हमारे बैंक रेट या जिसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, और CRR है, SLR है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, और रेपो रेट है। इसके अलावा भी बहुत और भी टूल्स होते हैं जिसमें कि नैतिक जो एक प्रभाव होता है उसके द्वारा भी जो है इकॉनमी के अंदर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कोई भी जो इकॉनमी का सेंट्रल बैंक है वो अपने उस प्रभाव का इस्तेमाल करता है, और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या अदर बैंक्स हैं उनको हम ये कहें कि मोटिवेट करता है कि वो उस तरीके से इकॉनमी के अंदर जो मॉनेटरी बेस है उसको चेंज करें। ठीक है, लेकिन ये मेन जो टूल्स हैं वो हैं, जिनमें सबसे पहले क्या है, बैंक रेट। बैंक रेट हम अच्छे से जानते हैं कि ये वो रेट है जिस पर जो सेंट्रल बैंक है वो अन्य बैंकों को क्या देता है, ऋण देता है। तो लर्नर्स हमें यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन में आखिर प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि जब हम ये समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है तो हम अच्छे से ये समझ पाएंगे कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो डिमांड है वो हाई है, इन्फ्लेशन है, हाई डिमांड है एज कंपेयर टू सप्लाई। सप्लाई उतनी है नहीं, डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें डिमांड को कम करना है, किसी भी तरीके से डिमांड को कम करना है। तो उसके लिए हम जो भी टूल्स हैं उसी को ध्यान में रख करके जो है उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे बैंक रेट है, बैंक रेट है तो बैंक रेट को क्या किया जाएगा, बैंक रेट को इन्फ्लेशन के टाइम में क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, बैंक रेट को यानी कि या डिस्काउंट रेट BR, इसको क्या किया जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि जैसे ही बैंक रेट जो है इंक्रीज होगी, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ऋण क्या मिलेंगे, महंगे मिलेंगे। जब उन्हें ऋण महंगे मिलेंगे तो वो भी आगे जो है ऋण महंगे देंगे तो ऋण कम भी हो जाएंगे, और जो पब्लिक है वो भी ऋण कम ले पाएगी जब ऋण महंगे हो जाएंगे। और जब ऋण कम ले पाएंगे यानी कि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उससे डिमांड कम हो जाएगी। तो हो गया सोल्व। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हमें यहाँ पर समझनी है कि हमने बात की थी टारगेट्स की। देखिए जब हाई डिमांड है, ठीक है, हाई डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो किस चीज़ पर टारगेट करेगा कि उसे करना क्या है, सप्लाई ऑफ मनी को क्या लेकर के आना है, नीचे लेकर के आना है। ये तो बस ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। हाई डिमांड है तो सप्लाई ऑफ मनी को नीचे लेकर के आना है, क्रेडिट क्रिएशन को, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को या अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को क्या करना है, कम करना है।
और बस उसको सोच करके ही सारे जो हैं टूल्स उनको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये टारगेट है और इस टारगेट को हिट करने के लिए इन टूल्स को क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। अब दूसरा आ जाता है CRR। CRR क्या है कि बैंक्स को अपने टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का कितना सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, तो इस रेट को भी क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, इसके इंक्रीज होने से क्या होगा कि ज़्यादा बड़ा अमाउंट बैंक्स को किसके पास रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। तो यानी कि उनके पास लोन प्रोवाइड करने के लिए जो अमाउंट है वो क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। तो इसलिए वो क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएंगे, और क्रेडिट क्रिएशन कम होगी मीन्स कि सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन को हम क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको भी क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, जो SLR है ये क्या है कि बैंकों को अपने टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का खुद के पास कितना कैश फॉर्म में रखना होता है, यानी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कितनी है सॉरी, इसको भी क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। क्योंकि जैसे ये इंक्रीज होगा तो बैंक्स को जितना डिपॉजिट्स उनको मिलेंगे उसका बड़ा परसेंट क्या करना पड़ेगा, अपने पास कैश फॉर्म में रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो क्या कर पाएंगे, कम ऋण दे पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैंक्स को अभी फ़िलहाल 10% जितना उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं उसके 10% अपने पास रखने हैं, कि यानी मान लीजिए अगर बैंक के पास 1000 रुपया आया तो 1000 में से बैंक को 100 रुपीज़ तो क्या करने हैं, अपने पास कैश फॉर्म में रखने हैं, और बाकी के 900 को ही वो क्या दे पाएगा, लोन दे पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो सेंट्रल बैंक है वो इसको बढ़ा देता है, क्योंकि उसको तो डिमांड कम करनी है, इसको 20% कर देता है, तो अब बैंक को अपने पास कितना रखना होगा, 200 रखना पड़ेगा, और वो क्या कर पाएगा, सिर्फ 800 रुपये के ही लोन दे पाएगा। तो आगे लोन कम दिया तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, यानी इकॉनमी में जो मनी सप्लाई है, जो क्रेडिट के ज़रिए जो एक मनी का जो दायरा है वो बढ़ रहा है इकॉनमी के अंदर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिससे क्या होगा, डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन को कम कर पाएंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। चौथा जो टूल है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो हम इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, जिसमें जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट के अंदर खरीदता है या बेचता है। ठीक है, वो जो सिक्योरिटीज़ है वो कमर्शियल बैंक्स को बेच सकता है या पब्लिक को भी बेच सकता है ओपन मार्केट के अंदर। तो अगर इन्फ्लेशन है यानी कि हाई डिमांड है, ठीक है, और उसको क्या करना है, कम करना है, यानी इकॉनमी में से पैसे को कम करना है, तो क्या करेगा जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, सेल करेगा किसको, सिक्योरिटीज़ को। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं उनको ओपन मार्केट में क्या करेगा, बेचेगा। बेचने से क्या होगा, जो मनी है, ठीक है, जो मनी है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, किससे, पब्लिक से मनी ट्रांसफ़र होकर के कहाँ चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास, या हम कहें कि सेंट्रल बैंक के पास चली जाएगी। तो पब्लिक के पास जो मनी है वो क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड क्या होगी, कम होगी। और यही हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है कि हमें डिमांड को कम करना है। डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। फिर है रेपो रेट। रेपो रेट हमने बात की थी। रेपो रेट क्या होती है, शॉर्ट टर्म की लेंडिंग रेट होती है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए जो ऋण देती है केंद्रीय बैंक किसी भी कमर्शियल बैंक को या अन्य बैंकों को, तो इसको भी क्या कर दिया जाता है, रेपो रेट को भी क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, रेपो रेट को इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, वही चीज़ कि जो लोन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो महंगे हो जाते हैं। ठीक है, लोन क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। जब लोन महंगे हैं तो पब्लिक जो है लेस जो है लोन्स ले पाएगी, यानी कि कम लोन्स जो हैं मिलेंगे, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे इकॉनमी में मनी सप्लाई को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो सारे पॉइंट्स थे कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। अब हम चलते हैं कि अगर इकॉनमी में क्या है, डिप्रेशन है या रिसेशन है। ठीक है, आजकल जो अगर हम इंडिया की बात करें
तो क्या चल रहा है, पिछले काफ़ी टाइम से रेपो रेट को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से जितने भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं बैंक्स के वो क्या हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं। और इंटरेस्ट रेट्स के इंक्रीज़ होने से जो लोन्स की डिमांड है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है। तो क्योंकि इन्फ्लेशन से हम इस समय गुजर रहे हैं, तो इसलिए जो सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई ने ये पॉलिसी अपनाई है कि इस समय आरबीआई क्या कर रहा है, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। लर्नर्स, एक और बात मैं बताऊंगी कि ज़रूरी नहीं होता कि एक टाइम में ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाए, ठीक है। फ्रिक्वेंटली जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा चेंज किया जाता है वो होती है रेपो रेट। इसको बहुत फ्रिक्वेंटली जो है चेंज किया जाता है। इन सबको भी चेंज किया जाता है जब इकॉनमी में एक लंबे टाइम से एक प्रॉब्लम चल रही है और वो बहुत गहरी हो चुकी हो प्रॉब्लम, तब इनमें भी चेंजेस होते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है एक टाइम में सभी चीज़ों को चेंज कर दिया जाए। इट डिपेंड्स अपॉन कि जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा वर्स्ट है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं रिसेशन की। तो पहले हम ये समझें कि रिसेशन में हमारी समस्या क्या है। रिसेशन में क्या है, लो है डिमांड, मांग नहीं है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें ये नहीं रिसेशन, हमें रिसेशन की जड़ कहाँ है, लो डिमांड है, डिमांड नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या करना है, डिमांड को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो टारगेट भी इसी पर किया जाएगा, डिमांड को इंक्रीज। और डिमांड को इंक्रीज करने के लिए मतलब क्या करना है, जो सप्लाई ऑफ मनी है यानी जो मनी का दायरा है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। इस हिसाब से मॉनेटरी टूल्स को लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो बैंक रेट है या रेपो रेट डिस्काउंट रेट है उसको क्या कर दिया जाएगा, लोअर कर दिया जाएगा, जिससे बैंकों को लोन सस्ते मिलेंगे, बैंक भी आगे लोन सस्ते देंगे, ठीक है। जब लोन सस्ते मिलेंगे तो पब्लिक ज़्यादा जो है प्रोत्साहित होगी लोन्स लेने के लिए, जिससे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो हम रिसेशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से CRR है, बिल्कुल इसके अपोजिट चलना है। बस CRR को भी क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा कि जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है जो बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास रखनी है वो रिक्वायरमेंट कम कर दी गई है। तो अब उनको कम पैसा वहाँ रखना है, यानी ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा उनके पास, किसके लिए, ऋण देने के लिए। तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगी, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगी यानी मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, यानी डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो रिसेशन या डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। सेम SLR, ठीक है। SLR को भी क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, यानी अब बैंकों को अपने पास भी जो कैश में मनी रखनी है, अपने डिमांड डिपॉजिट्स का जितना % वो कैश में रखना है वो भी कम हो जाएगा। तो अब फिर वही चीज़ है कि भाई जब उन्हें कम रखना होगा, मान लीजिए जैसे 20% था, 20% हो और उसको क्या कर दिया जाए 10%, तो अब वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे, ज़्यादा लोन दे पाएंगे तो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, और ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो हम मंदी से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या है, देखिए करना क्या है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो अब जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, वो सिक्योरिटीज़ बाय करेगा, ठीक है। किसकी सिक्योरिटीज़ बाय कर सकता है वो, कमर्शियल बैंक्स की हैं या और जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अब सिक्योरिटीज़ को क्या करने लग जाएगा, बाय करने लग जाएगा। या ये कहें कि जो सिक्योरिटीज़ उसने जो पहले बेची थी सिक्योरिटीज़, उनको क्या करने लगेगा, वापस लेने लग जाएगा, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ को क्या करेगा, ओपन मार्केट में बाय करेगा। जब खरीदेगा सिक्योरिटीज़ तो जो मनी है या जो हम कहें कि लिक्विडिटी है, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रांसफ़र हो जाएगी कहाँ से, गवर्नमेंट से, ठीक है। गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र हो जाएगी किसके पास, पब्लिक के पास, ठीक है। और जब पब्लिक के पास जाएगी लिक्विडिटी यानी कि मनी, तो वो क्या करेगी, डिमांड को इंक्रीज़ कर देगी, और डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हम मंदी से या रिसेशन से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट में क्या किया जाएगा, रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। डिक्रीज़ करेंगे यानी कि जो अल्पकालीन ऋण है, ओवर अ नाइट के लिए जो लैंडिंग्स होती हैं बैंक की तरफ से, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको, वो क्या हो जाएंगी, सस्ते ऋण मिलेंगे। सस्ते ऋण मिलेंगे तो आगे जो बैंक्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो ब्याज दरों को घटा देते हैं। तो अगर हम 3 साल 4 साल पहले की बात देखें तो क्या किया जा रहा था, लगातार RBI की तरफ से
जो है रेपो रेट को क्या किया जा रहा था, डिक्रीज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो डिक्लाइन कर रही थी। इंटरेस्ट रेट के डिक्लाइन करने से क्या हो रहा था कि जो लोन्स की डिमांड है वो बढ़ रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि डिमांड बढ़ रही थी, और डिमांड बढ़ने वो जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वो रिसेशन से या डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए किया जा रहा था। तो लर्नर्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।